नमस्कार। पीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत। चुनावी नतीजे से पहले तमाम मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल आ गए। अगर एग्जिट पोल को रिजल्ट माने, एग्जिट पोल मान लिया जाए तो ऐसा लगता है कि केंद्र में भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता का तमगा हासिल कर लिया। इस बार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की स्तुति उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक और पूरब से पश्चिम तक बोल रही है। चाहे वो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हो या दक्षिण के तमिलनाडु, आंध्र, केरल हो या फिर उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार। मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल को अगर नतीजे में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी कमल खिला रही है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, जहां पिछले बार 0 थी भारतीय जनता पार्टी, इन राज्यों में भी कमल खिलाते हुए नजर आ रही है। तो कर्नाटक में भी अपने स्थिति को बनाए हुए तमाम मुश्किलों के बाद, विधानसभा चुनाव हारने के बाद कर्नाटक में ऐसा लग रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को काफी बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सीट डबल डिजिट में जा रही है। बंगाल में सरवाइव कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 30 से अधिक सीटें जीत रही है। तो उड़ीसा में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में भी सीटें बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने के फिराक में बैठी है। छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ओर कोई सीट जा रही है तो वो चांदनी चौक की जयप्रकाश अग्रवाल की सीट। जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं, अब तक के चुनावी प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। विशेषकर दक्षिण के राज्यों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा। अगर तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा करें तो उनमें तमिलनाडु में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कन्याकुमारी की सीट जीती थी, लेकिन 2019 में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। और चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस बार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से अलग होकर के चुनाव लड़ी। वोट प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा हुआ। लगभग 22% वोट एनडीए को मिल रहा है। जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3.6% वोट था, जो 22% की ओर शिफ्ट हो रहा है। एनडीए में अकेले बीजेपी को 14% वोट में आ रहा है। ऐसे में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है। प्रमुख जिन सीटों पर भाजपा की पकड़ मजबूत है उनमें तेनागासी, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर की सीट पर तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के चीफ के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन डीएमके के जरिए यहां पर कांग्रेस भी अपर हैंड पे नजर आ रही है और 33 से 37 सीटें जीतते हुई नजर आ रही है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके वोट शेयर जरूर हासिल कर रही है, लेकिन सीटों में उसको तब्दील करते हुए नजर नहीं आ रही। बात अगर केरल की करें
जहां भारतीय जनता पार्टी ने अब तक चुनावी जीत का खाता नहीं खोल पाया। एक भी सीट अब तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी केरल में। केरल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है। केरल का पूरा चुनावी जो परिदृश्य है यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में घूमता है। जहां यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस करती है, वहीं एलडीएफ का नेतृत्व के लेफ्ट पार्टियां करती हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां वोट शेयर भी काफी ज्यादा है। 27% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जो पिछले चुनाव में 13% था। गौरतलब है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडीएस के साथ गठबंधन किया था। तिरुवनंतपुरम सीट, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और अंतिल की जो सीट है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है। जबकि के एंटनी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी जो भाजपा के टिकट पर पथनमथिट्टा से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर भी जोरदार फाइट। ऐसे में केरल में भी भारतीय जनता पार्टी गेन करते हुए नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश एक और ऐसा राज्य जहां INDIA गठबंधन लगभग शून्य की स्थिति में है और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक नुकसान YSRCP को हो रहा है। जहां चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, यहां पर भी क्लीन स्वीप की ओर भारतीय जनता पार्टी और TDP का गठबंधन बढ़ रहा है। लगभग 23 से 25 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है, जबकि YSRCP को 1 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का वोट शेयर भी 4% के आसपास ही सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो YSR शर्मिला को लग रहा था कि कडप्पा से वो चुनाव जीत सकती है, उसकी भी संभावना छीन नजर आ रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जो पिछला प्रदर्शन था 25 सीट का, अकेले तो उतना ना सही, लेकिन जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर के, JDS के साथ मिलकर के लगभग उसी स्थिति में पहुंच रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 22 भारतीय जनता पार्टी 20 से 22 सीटें जीत रही है, जबकि JDS 1 से 3 सीट जीत रही है। कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल रही है, कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। जबकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के समय में DK शिवकुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी। उसके बाद भी DK शिवकुमार के उप मुख्यमंत्री और सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराते हुए नजर आ रही है। इसके पीछे बड़ा कारण BS येदियुरप्पा और BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्रन को जिस प्रकार से कर्नाटक भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया और जिस प्रकार से कर्नाटक में उन्होंने मेहनत की, इसको जाता है। पांडिचेरी की सीट कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रही है। अगर बात थोड़ा सा उत्तर भारत की ओर आए, तो उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर में जम्मू की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है, जबकि कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। और इस एग्जिट पोल का साफ इशारा है कि महबूबा मुफ्ती चुनाव हार रही है। यदि जम्मू कश्मीर में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, जिससे बड़ा कश्मीर घाटी में जो वोटिंग प्रतिशत था, ये मायने था, और वहां लोकतंत्र की जीत हो रही है, ये मायने बहुत महत्वपूर्ण। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार क्लीन स्वीप कर रही है। चारों के चारों सीटें चुनाव जीत रही है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो कंगना रनौत मंडी में विक्रमादित्य सिंह को चुनाव हरा रही है और अनुराग ठाकुर भी अपनी सीट हमीरपुर से जीत रहे हैं। शिमला और कांगड़ा भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांगड़ा लोकसभा सीट पर आनंद शर्मा की भी हार हो गई। उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें जीत रही है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से पुष्कर सिन्हा भी काम कर रहे हैं, उससे फिर से 5 सीटें जीत रही है। उत्तराखंड में गढ़वाल पौड़ी में उत्तराखंड की जो सीट है, वहां पर अनिल बलूनी भी उत्तराखंड से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। पंजाब में जो मुकाबला चतुष्कोणीय था
आखिरी समय तक भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन ये गठबंधन नहीं हो पाया और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी राज्य में सीटें जीतते हुए नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ 26% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जो पिछले बार केवल 10% था। और यहाँ पर भाजपा की 2 से 4 सीटें आ रही है, जो पिछले बार 2 सीटें थी। शिरोमणि अकाली दल लगभग राज्य में सफाई की ओर है, जबकि आम आदमी पार्टी के भी कोई खास सीटें मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जबकि 7 से 8 सीटें कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की झोली पंजाब से फिर से एक बार खाली ही रहनी है। आम आदमी पार्टी को कहीं उम्मीद है तो पंजाब की केवल 2 लोकसभा सीटों से। पंजाब के बाद अगर हरियाणा की चर्चा करें तो हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस टक्कर देते हुए नजर आ रही है। जहां पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीट जीतने में सफल हुई थी, वहीं पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। 2 से 4 सीटों का नुकसान है जो ये भरपाई कांग्रेस को इसका सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल की भी सीट फंसी हुई नजर आ रही है और कुरुक्षेत्र के चुनाव परिणाम पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला कितना जाटों का वोट काट पाते हैं। अगर 1 लाख से अधिक वोट अभय चौटाला ले गए तो वहां पर नवीन जिंदल की जीत होगी और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता की हार होगी। सीट तो यदि मीडिया के एग्जिट पोल में नहीं बताए गए हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि रोहतक सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इसके अलावा कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा सीट पर भी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे सकते। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हरियाणा का भी चुनाव परिणाम क्या आता है। उत्तर भारत में अगर दिल्ली की चर्चा करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का फिर से खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी यद्यपि पिछले बार की अपेक्षा 3% कम हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के कारण विपक्षी खेमे को 44% वोट मिल रहा है। सीटें अगर कोई मिल सकती है तो 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल की सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने परवीन खंडेलवाल को चुनाव मैदान में उतारा। अगर चर्चा करें पश्चिमी भारत में गुजरात में एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और गुजरात में कहें तो भारतीय कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते हुए ही नहीं दिखाई दे रही है। जहां सूरत लोकसभा सीट में निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, तो बाकी 2500 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है। अगर वहां के वोट प्रतिशत की चर्चा करें, गुजरात में अगर वोट प्रतिशत की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी को 63% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछले चुनावों से भी 1% अधिक है। जबकि कांग्रेस को 33% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पिछली बार 32% मिला। भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटें गुजरात में जीतकर फिर से एक बार क्लीन स्वीप करने जा रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरह का मॉडल खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शब्दों डिक्शनरी से एंटी इनकमेंसी गुजरात से निकाल दिया है और प्रो इनकमेंसी को जोड़ लिया है। और प्रो इनकमेंसी कहीं देखनी है तो गुजरात से बेहतर एग्जाम्पल कहीं और नहीं दिखाई दे सकता। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक वाला स्टेट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार 58% वोट मिला था, इस बार 51% मिल रहा है। कांग्रेस को 38% मिला था, इस बार वहां पर उनको 41% मिल रहा है। कांग्रेस के साथ हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी शामिल है और सीपीआईएम भी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। इसका बड़ा कारण है कि राजपूत और जाट नाराज था। अग्निवीर के कारण राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा था।
और इस प्रकार से देखते हैं कि 16 से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 6 से 9 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही इतनी सीटें गेन करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। जबकि बाड़मेर से निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी की स्थिति अच्छी है, जहां वो कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत रही है, जबकि महाराष्ट्र की अगर चर्चा करें, जो एक अलग तरह का एग्जाम्पल, एक अलग तरह की राजनीति के एग्जाम्पल को सेट कर रहा था, जहां पर एनसीपी और शिवसेना का लिगेसी विरासत की राजनीति को साबित करना था। क्या शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है, यह तो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम अभी भी इस बात को साबित करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए को 46% वोट शेयर मिल रहा है। एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजीत पवार वाली एनसीपी, राज ठाकरे के एमएनएस और आरपीआई भी इसमें शामिल है। जबकि विपक्षी खेमा जो एनडीए गठबंधन था, उसको 43% वोट शेयर मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी शरद पवार वाली। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 20 से 22 सीटों पर चुनाव जीते हुए नजर आ रही है। जबकि शिवसेना शिंदे गुट 15 सीटों पर चुनाव लड़ करके 8 से 10 सीटें जीत रही। एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़के 1 से 2 सीटों पर चुनाव जीत रही। सुनीत्रा पवार की भी सीटें फंसती हुई दिखाई दे रही है और बारामती से सुप्रिया सुले चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 3 से 4 सीटें पर चुनाव जीत रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे 21 सीटों पर लड़ करके 9 से 11 सीटें जीत रही है। जबकि एनसीपी शरद पवार वाला गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़के 3 से 5 सीटें जीत रही है। और इस तरह से देखते हैं जो चुनाव परिणाम है, जहां महायुति में एनसीपी अजीत पवार का गुट लूजर साबित हो रहा है, तो वहीं पर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस लूजर साबित हुआ। और ऐसे स्थिति में वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पिछले बार की अपेक्षा कुछ नुकसान हो रहा है, जहां एकीकृत शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी 41 सीटें जीती, लेकिन इस बार एनडीए को 28 से 32 सीटें मिल रही है और 16 से 20 सीटें विपक्षी एनडीए गठबंधन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही। पहली बार दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की ओर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 61% होने जा रहा है, जो पिछले बार 58% था। जबकि कांग्रेस का 33%, जो पिछले बार 35% था। भाजपा यहाँ 28 से 29 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीटें केवल मिल रही है। और वो 1 सीटें छिंदवाड़ा की सीटें हो सकती है। छिंदवाड़ा में कांटे की टक्कर है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने परचम लहराने का प्रयास कर रही है। राघोघर में दिग्विजय सिंह हारते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो पिछले बार 51% था, इस बार 57% हो रहा है। कांग्रेस को पिछली बार जो 41% था, इस बार केवल 37% है। भारतीय जनता पार्टी यहां भी 10 से 11 सीटें जीत रही है और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अगर चले हम पूरब की ओर, तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा में लगभग वोट शेयर भी 51% आने जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा इजाफा है, और 18 से 20 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस अपना खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रही है। उड़ीसा में बीजेडी को 0 से 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल एक और चौंकाने वाला राज्य है, जहां ऐसा लगता था कि ममता दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को झटका लग रहा है और पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 46% होने जा रहा है, जो पिछले बार 40 था। और जबकि ममता बनर्जी के टीएमसी को 40% वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 26 से 31 सीटें मिल रही है और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को 11 से 14 सीटें। पश्चिम बंगाल में जो कभी कांग्रेस का घर रहा, फिर कम्युनिस्टों का घर रहा, अभी तृणमूल कांग्रेस का घर चल रहा था। इसको भारतीय जनता पार्टी अपने अभेद दुर्ग बनाने में लगी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में भी कमोबेश यही सिचुएशन है। तो असम की अगर चर्चा करें तो असम में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। असम में भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ क्लीन स्वीप की ओर ही दिखाई दे रही है। या कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन असम को लेकर के असम में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ऊपर 51% होने वाला है। कांग्रेस 38 पे सिमटेगी, 38% वोट लेकर के आएगी। 10 से 12 सीटें बीजेपी जीत रही है, जबकि कांग्रेस 2 से 4 सीटें। असम में अगर कोई हाईलाइट की चर्चा करें तो जोरहाट में तपन गोगोई और गौरव गोगोई के बीच में कांटे की टक्कर है। इसमें तपन गोगोई का अपर हैंड दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो असम की एक और बड़ी खबर जो है, धुबरी लोकसभा सीट पर जहां 92% वोटिंग हुआ, बहुत अधिक संख्या में वहां अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय निवास करते हैं और मुस्लिम मतदाता वहां बहुत बड़ी संख्या में। उस सीट पर अजमल साहब चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार और झारखंड की चर्चा करें तो झारखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाते हुए नजर आ रही है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10 सीटें मिल रही। जो पिछली बार 9 सीटें मिली थी, लगभग स्थिति वही है। और INDA गठबंधन जिसमें JMM और कांग्रेस शामिल है, को 41% वोट शेयर के साथ 4 से 6 सीटें मिल रही। कम में से स्थिति झारखंड की वही दिखाई देती। झारखंड में एक बड़ा कारण था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का फायदा विपक्षी गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा। बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐसा स्थिति को बनाए हुए है, लोक जनशक्ति पार्टी की भी स्थिति ठीक ठाक है, स्ट्राइक रेट ठीक है, लेकिन NDA गठबंधन में JDU लूजर साबित हो रही है, जिसकी वजह से बिहार में कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA हार रही है। NDA को 29 से 33 सीटें मिल रही है, भाजपा को 13 से 15 और JDU को 9 से 11, LJP 4 से 5 सीटें जीत रही है। जबकि इंडिया गठबंधन को 7 से 10 सीटें मिल रही है। तेजस्वी यादव का मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनको 6 से 7 सीटें दिखाई देगी, जबकि कांग्रेस को किशनगंज की सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव मजबूत उम्मीदवार के रूप में नजर आ रहे हैं, जबकि पाटलिपुत्रा में इस बार मीसा भारती रामकृपाल यादव को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करें, 80 लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश में 2014 वाली स्थिति आते हुए दिखाई दे रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 49% वोट शेयर के साथ 67 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी NDA के साथ जीत सकती, जबकि INDA गठबंधन को 39% वोट शेयर मिलेगा और 8 से 12 सीटें वो जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले 64 से 67 सीटें जीत रही है, जबकि RLD समेत जो भारतीय जनता पार्टी के LI है वो 3 से 5 सीटें जीत रही है। कांग्रेस 1 से 3 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें रायबरेली की राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट लगभग एक तरह से पक्का समझा जा रहा है कांग्रेस के। लेकिन अमेठी में स्थिति चुनौतीपूर्ण। समाजवादी पार्टी 7 से 9 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही। अगर कुल ओवरऑल चर्चा करें तो 543 लोकसभा सीट में
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 361 से लेकर 401 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और आईएनडीए गठबंधन को 131 से 166 सीटें, अन्य को 8 से 20 सीटें। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा अब की बार 400 पार चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 322 से 340 सीटें ले सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 60 से 76 सीटें ले सकती है। एग्जिट पोल का अगर यही हाल रहा और यही चुनावी नतीजे में बदला तो निश्चित रूप से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बढ़ने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पैन इंडिया में, पूरे ओवरऑल इंडिया में, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो या पूर्व हो या पश्चिम हो या पूर्वोत्तर भारत का हो, हर जगह उनकी लोकप्रियता दिखाई दे रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल TS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।